नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यवीर सिंह आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के बाद से हम अपने चैनल पे नीट की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे फिजिक्स के लिए पूर्ण रूप से रिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पता है आपको, फ्लूइड मतलब होता क्या है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस, इन दोनों को ही हम फ्लूइड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो वाटर है, वाटर इज काइंड ऑफ फ्लूइड। वाटर, अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो आपका एग्जांपल हो जाएगा, वाटर भी आपका फ्लूइड है, आपका एयर भी फ्लूइड है। तो वाटर और एयर इज एग्जांपल ऑफ फ्लूइड। अब हमें फ्लूइड के बारे में पता चल गया। धीरे धीरे हम छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानना चाहेंगे कि छोटे छोटे टर्म्स अगर हम जान लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले तो ये हमारे आने वाले क्लासेस में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टर्म की बात करें, आपको पता है कि जो मास होता है कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वॉल्यूम होता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें बेटा, डेंसिटी की बात करें तो हम सबको पता है डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करा जाता है, और डेंसिटी बराबर होता कितना है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका डेंसिटी कहलाता है, जहां पे m जो है आपका मास है और v जो है आपका वॉल्यूम है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी ज्यादा बड़ा होगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट का शेप ज्यादा है, अगर शेप ज्यादा है तो उसका जो डेंसिटी है वो कम होगा, क्योंकि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी एंड रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा बड़ा साइज उतना कम डेंसिटी। तो ये हो गया आपका डेंसिटी। अब डेंसिटी की अगर हमने बात कर ली है बेटा, तो इसी में एक छोटी सी बात हमें और करनी पड़ती है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो बेटा हमने ना इस फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर को एक स्पेसिफिक लिक्विड माना है, स्पेसिफिक फ्लूइड माना है। जब हम किसी भी लिक्विड का, किसी भी फ्लूइड का जब हम कंपैरिजन इसके साथ करते हैं, वाटर की डेंसिटी के साथ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। इसलिए उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ unknown fluid divided by density of water। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो RD बराबर रो अपॉन रो W, दिस इज योर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी पता चल गया हमें। और इसी रिलेटिव डेंसिटी को एक और टर्म दिया जाता है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगर आगे चल के बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की, और वो है टर्म क्या है बेटा, वो टर्म है आपका प्रेशर। अगर आप प्रेशर की बात करना चाहते हैं, प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, प्रेशर के बारे में हम पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इलास्टिसिटी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक टर्म था जिसका नाम था स्ट्रेस। तो हम सबको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है बेटा, कि जैसे कोई अगर शेप है और इसके ऊपर कोई आप फोर्स लगा रहे हो F, और यहां पे एरिया A है, तो फोर्स अपॉन एरिया जो होता था ये क्या कहलाता था, स्ट्रेस कहलाता था बेटा। ऐसे ही अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर भी बेटा फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब सवाल ये आता है कि यदि प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, तो डिफरेंस कहां है, अंतर कहां है। तो बेटा कई अंतर होते हैं आपके प्रेशर में और स्ट्रेस में। सबसे बड़ा अंतर जो है आपका ये है
कि ये जो स्ट्रेस लिखते हैं हम, ये सॉलिड बॉडीज के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? सॉलिड बॉडीज के लिए हम स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है। जबकि बेटा जो आपका प्रेशर है ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड बॉडीज के लिए, फ्लूइड बॉडीज में जैसे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्लस गैसेस, जहां जहां लिक्विड एंड गैसेस प्रेजेंट होंगे वहां वहां उस टर्म को हम नाम देंगे प्रेशर, ना कि स्ट्रेस। और जहां जहां वो बॉडी सॉलिड होगी उसको हम नाम देंगे स्ट्रेस। तो हमें ये बात पता चल गई। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर आता है बेटा, जो कि सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस निकालते टाइम पे जो स्ट्रेस है ये इस एक्स जो ये एरिया है इसका, इसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। देख रहे हैं जैसे यहां पे परपेंडिकुलर तो है, ये इसके पैरेलल भी हो सकता है बेटा, ये इसके पैरेलल भी हो सकता है कि एरिया में इधर लगा रहे। ऐसे ही हम जो आप फोर्स लगा रहे हैं और ये सरफेस अगर मान लो ये है, और अगर सरफेस ऐसे लगा रहे हैं आप, तो ये जो फोर्स है आप वो जिस डायरेक्शन में ये एरिया है उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हालांकि इसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शियरिंग स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस पे फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर भी लग सकता है और पैरेलल भी लग सकता है। लेकिन ध्यान से याद रखना कि जो प्रेशर का डेफिनेशन है वो यही कहता है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय दैट एरिया ऑफ द सरफेस। तो यहां पे एक टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा कि ये जो होता है ये आपका कहलाता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जब भी हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे तो ये जो फोर्स लगेगा कहां लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस छोटी सी बात को मैं क्यों इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द प्रेशर, और आपके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन कैपिटल F डिवाइडेड बाई F मॉडुलस में, दूसरा ऑप्शन F डिवाइडेड बाई मॉड A, इसमें परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया परपेंडिकुलर, फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं मात्र सिर्फ डेफिनेशन से बना दिया गया ये क्वेश्चन। डेफिनेशन में क्या बोला मैंने कि जो फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये तो आपका मॉडुलस आ गया, इसमें हम एरिया की बात नहीं कर, उसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे भी मॉडुलस एरिया में आया, एरिया के परपेंडिकुलर होने से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये भी ऑप्शन कैंसल। यहां पे दोनों परपेंडिकुलर है, इसका कोई मतलब नहीं। जो हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये वाला फोर्स हमारा परपेंडिकुलर है और ये एरिया का हमने मॉडुलस लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रेशर का क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत छोटे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया। क्यों मैं डेफिनेशन पे आपके इतना टाइम दे रहा हूं? जस्ट बिकॉज ऑफ डू यू हैव टू नो दैट कि जो फोर्स लगता है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, एंड वो एरिया लेना है जिस सरफेस पे आपका प्रेशर लग रहा हो। तो डेफिनेशन क्या हो गया? फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय दैट एरिया ऑफ द सरफेस, दैट इज योर प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन बेटा क्लियर है। फोर्स, अब इसकी हम अगर यूनिट की बात कर लें, इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और पास्कल। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? पास्कल। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा प्रेशर का यूनिट हो गया। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो न्यूटन का कितना होता है? mLT के पावर -2 और यहां होता है L स्क्वायर। तो यहां से ये क्या बन जाएगा बेटा? mL के पावर -1 T के पावर -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? mL के पावर -1 और T के पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां पे। अब हम अगर बात करें हल्का सा आगे प्रेशर से, तो प्रेशर से आगे हम जो बात करेंगे बच्चों, वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है अगर आपको, तो आपको हर एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो आपके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है बेटा? एयर प्रेजेंट है। और एयर क्या है बच्चों?
एयर इज काइंड ऑफ अ फ्लूइड एंड मैंने कहा कि अगर फ्लूइड प्रेजेंट है ना बच्चों तो आपका प्रेशर जरूर प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि इस पूरे एटमॉस्फेयर पे अगर एयर प्रेजेंट है तो एयर हर एक ऑब्जेक्ट पे एक माइन्यूट सा प्रेशर लगा रहा होगा जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है कि एट एवरी बॉडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर feels a pressure and that pressure is called feels a pressure and the pressure is called atmospheric pressure। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है बच्चों वो हमको रट्टा मारनी है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमें रटना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक बॉडी पे लगने वाला प्रेशर जो लगता है वो कितना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। कौन है?